एक दिन ऐसे ही हो गया था। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यूँ समझ लो, मान लो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब तो कौन सा बोर्ड, स्टैंड ही है, उसको बंद कर देना है, वो तो बंद हो जाएगा, मैं कर दूंगा बंद अभी। मान लीजिए पहले पार्टिकल यहाँ ए बी पे था, ठीक है, विथ थीटा एंगल आर रेडियस टी टाइम में, और ये आपका एल लेंथ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ये पार्टिकल बी से सी पे चला जाए, बी से सी पे जाए, तो ये नया डिस्टेंस जो मूव किया, मतलब ये डी थीटा है, तो नया डिस्टेंस कितना होगा, थीटा प्लस डी थीटा। सो न्यू डिस्टेंस कितना होगा, थीटा प्लस डी थीटा। पहले इतना मान लो 30 डिग्री और ये मान लो 10 डिग्री और, तो कितना हो गया 40। वैसे तो रेडियन में मेजर है, किसमें 40 रेडियन हो जाएगा ये। पाई रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन होता है आपका 180 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो चेंज शिफ्ट इन थीटा, यही होगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angular displacement of an object is in a given time interval may be defined as angle which is position vector swipe in that time interval। दिए गए टाइम इंटरवल में जितना एंगल उसने स्वाइप किया, चेंज किया, उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, ठीक है। अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन से। मान लो पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया और डी आर डिस्टेंस मूव किया, मैंने आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम उसी रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना रहे हैं। तो रिलेशन होता है आपका डी आर इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर। याद रखना जो भी आप रिलेशन बनाएंगे आगे एंगुलर वगैरह, हर जगह पर इधर थीटा आएगा किसके साथ, एंगुलर के साथ, ये याद करने का तरीका है। यहाँ पे डी आर है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेयर डी आर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको पढ़ाते नहीं लोग डिटेल, पर पढ़ाना चाहिए। डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये दोनों आपस में कॉस प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, यानी डी आर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो डी आर इज डी थीटा क्रॉस आर। वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन की बात करें, वेक्टर के दो मेथड नहीं आ रहे हैं, बिना वेक्टर के तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, बिना वेक्टर के तो फ्री फॉल नहीं होगा, बिना वेक्टर के तो आपके यहाँ पे, हाँ 8 बजे तक क्लास है मेरी, 3 से 5 मेरी फिजिक्स की क्लास है, बट मैंने इसमें टेस्ट रखा है क्योंकि मेरे को एक बच्चे को आज पढ़ाने जाना है, ट्रायल देने जाना है। मैं ट्रायल दे आता हूँ, एडमिशन नहीं लेता हूँ। ट्रायल इसलिए देते हैं कि ट्रायल देने से तो पता चल जाता है उनको मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, और फिर मैं कहता हूँ यहाँ मेरा सेंटर है, आ जाना। तो मैं भी ट्रायल देने गया था मंदिर मार्ग, तो बहुत डिस्टेंस दूर था। हाँ, तो बच्ची आकाश की थी, तो मैंने उसको ट्रायल दे दिया, फिर मैंने एड्रेस दे दिया कि अगर आपको पढ़ना है तो हमारे सेंटर आ जाइए, क्योंकि स्लॉट तो है नहीं पढ़ाने का, मेरे पास टाइम नहीं 1 घंटे पढ़ाने का, कॉम्पिटिशन। पता चलना चाहिए मेरे बारे में, मैं भी एक हूँ, लोगों को पता नहीं है ना, जिस दिन पता चला। हाँ तो आप लेट हो गए ना सर, लेट भी हो गए ना, क्या बताया जाए, ठीक है।
अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हाँ जी, और क्या, डायरेक्शन आपको मिलेगा राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल से या एक स्क्रू रूल से। थंब की मैं बचपन से गलत लिख रहा हूँ, क्या होती है? बचपन से गलत लिखता हूँ, बी, बी ना, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको डी थीटा ये वेक्टर है, डी थीटा ये वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है जिसके बीच में एंगल थीटा है। तो आप डी थीटा से राइट हैंड के हिसाब से आप जाओगे, फिंगर क्लोज करोगे, आपका जो अंगूठा है वो प्रोजेक्ट जो कर रहा है, मान लो बाहर की तरफ कर रहा है, आउटसाइड ऐसे, ये आपका डी आर होगा। क्या होगा? तो अगर आप इस तरह से जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, कैसा? तो जो आपका डी आर होगा वो आउटसाइड द प्लेन होगा। क्या होगा? ऐसे डी आर से आर की तरफ, तो जो डी आर वैक्टर है वो आउटसाइड प्लेन होगा। क्या होगा? आउटसाइड प्लेन होगा। तो डी आर वैक्टर इज आउटसाइड प्लेन। वाइस वर्सा, उल्टा, अगर आप आर से डी थीटा आ रहे हो, कैसे? तो आपका थंब इनसाइड प्लेन होगा। क्या होगा? ये आपका डी आर होगा इनसाइड प्लेन। तो क्रॉस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? इतना डिटेल में स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, बट जरूरी है जानना क्योंकि टॉपिक है, ये सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। क्या कर सकते हैं, एंगुलर सबकी वही रीत है। आप क्या बोलोगे, मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता गंगा, उसके स्कूल में 2 दिन में खत्म हुआ लॉ ऑफ मोशन, 2 क्लास में। FBD पढ़ा है, हो गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगा आपका ओमेगा से प्रेजेंट करेंगे। किससे? ओमेगा से। यहीं बैठ जाओ, ये रही, ठीक है, हाँ ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायग्राम पहले बना देते तब समझ आएगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ पे था r रेडियस पे, और वो मूव करता है थीटा एंगल b पे, ये b पॉइंट है। ठीक है, अभी बना देंगे। हाँ, वॉल्यूम 2 आएगी नवंबर के बाद, इसमें ग्रेविटेशन तक है। तो मान लीजिए थीटा एंगल था स्टार्टिंग में a से b, उसके बाद उसने डेल्टा थीटा पार्टिकल ने मूव किया c, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो गया जो चेंज हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी यही होता है ना, चेंज इन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। फिजिक्स में 3 किताब से पढ़ा रहा हूँ गंगा को, प्रदीप, एसएलओरा, एनसीईआरटी भी जोड़ लो 4, और मेरी बुक ब्लैक बुक। आप इतना पढ़ लो, टाइम की बात होती है, उस टाइम बहुत लगता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ये जो चेंज हुआ है ना, तो ये कितना चेंज हुआ है? थीटा प्लस, इसको लिखने का बस तरीका होता है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस थीटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यही ना पूरा है। मान लो ये आपका 30 रेडियन और 10 रेडियन, उसका डिफरेंस होगा 10 रेडियन आ जाएगा, जो ये वाली वैल्यू आएगी। सिमिलरली टाइम की बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक t टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक लगा डेल्टा t लगा, जो टोटल टाइम शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो शिफ्ट हुआ t प्लस डेल्टा टी, t प्लस डेल्टा टी। तो लिखेंगे t प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो ये आपका केवल बच गया क्या? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मतलब तो डायरेक्ट लिख लो, है ना, बट ये क्या है? स्टेप दिखाना है। डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपका आ गया एंगुलर वेलोसिटी। बट ये जो एंगुलर वेलोसिटी आया, ये वाला जो फॉर्मूला आया आपका, हाँ डेरिवेशन है, ये जो एंगुलर फॉर्मूला आया वेलोसिटी का, ये आपका आया एवरेज
एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो, और उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। सो इंटरस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंटरस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये होता है आपका ओमेगा, यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं, ओमेगा डी थीटा बाई, क्योंकि हमें पता था कि डेरिवेटिव इंटरस्टेनियस किससे निकालते हैं, डेरिवेटिव से, किससे, डेरिवेटिव से। तो इंटरस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपका आया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि इसके लिए रेडियन हो गया और इसके लिए सेकंड हो गया। तो यूनिट्स की बात करें, अब ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये सब एमसीक्यू वगैरह में आती है, पूछी जाती है। तो यूनिट हो गई एंगुलर वेलोसिटी की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट हो गई एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशन बता सकती हो कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी का? थीटा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो केवल डायमेंशन किसका बनेगा, टाइम का। तो m0 L0 t माइनस। अब देखो बड़े ध्यान से, जब ये लीनियर वेलोसिटी था तो उसका डायमेंशन क्या था, उसमें L1 भी आता था, यहाँ पे नहीं है, फॉर्मूला देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैंने बताया दोनों कैसे होते थे, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, अरे हाँ वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये रहा लीनियर, ये रहा लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ये रहा एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा था जिस तरफ एंगुलर लिखना उधर रेडियस लिख देना, याद करने तरीका। अगर ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, कैसे हो गया, इसका भी डेरिवेशन है बट वो नहीं है सिलेबस में। ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन है पूरा, ये प्रदीप वाली जो बुक आती है उसमें दिया हुआ है, एसएलओराम नहीं दिया हुआ है, एसएलओराम नहीं दिया है। ये मैग्नीट्यूड वाइज है, क्या है, यहां पर v क्या है बताओ, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, r क्या है, रेडियस। ये आपस में फिर से वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट। ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर से फर्क पड़ता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, डॉट होता है, क्योंकि ये इनसाइड और आउटसाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो फिर राइट हैंड रूल बदल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी जैसा ही एक और अगला टॉपिक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। वीडियो देखना और इसके नोट्स फिर से बना लेना, ठीक है। वो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है कि एक बड़ा सा स्टोन छोटे से स्टोन पे कैसे फंसा हुआ है, उसके बीच में एक और स्टोन है, सेंटर ऑफ मास, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो। ऐसे मैंने डिज़ाइन नहीं किया, उसने डिज़ाइन दिया था, ये अप्रूव हुआ है कि हाँ ठीक है। ये अच्छी बुक नहीं है, इसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन कुछ क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए है ये रिवीजन पर्पस के लिए काम आएगा। जैसे अभी तो बच्चों के लिए है, जैसे अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉ, तो देखो इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं और 24 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो 24 भी कम नहीं होता। और हाँ पढ़ाने तो पढ़ा दिया था मैंने, पोली वाला नहीं पढ़ाया था, वो रिवीजन कराना है। बाकी ये सर्कुलर मोशन का एक पेज का देखो समरी नोट्स है, एक सर्कुलर मोशन का सारे की जगह पे है, तो रिवीजन के काम आएगा ये बुक, काफ़ी अच्छी मतलब, ठीक है, टू द पॉइंट है, नोट्स फॉर्मेट में। एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो चेंज, हाँ चेंज इन, हाँ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, किससे, ए से नहीं लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज
एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी ओमेगा बाई डी टी, डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? अब यहां से यूनिट और डायमेंशन बताओ क्या होगा इसका, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट आपका हो जाएगा रेडियन, एक सेकंड, रेडियन सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा m0 t-2। ठीक है। अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड, तो अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू आर, या उल्टा लिख दिया मैंने? सही है कि उल्टा है बताओ? इस तरफ आता है आपका आर के साथ हमेशा एंगुलर वाला आता है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। क्या हो गया? अगर वेक्टर लिखेंगे तो ए वेक्टर अल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है। आज कौन सा दिन है? हाँ जी पार्थ, क्या हाल है? हो गया पेपर तुम्हारे? हेलो हेलो हेलो, चलो ऐसा लग रहा नहीं है इसमें होगा, रुको यहाँ पे भी तो है ना, ऐसा लग रहा है ये रही। बंद कर दो एसी, वहां से ड्रिप डाउन। जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसके पास जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल, अगर आप बॉडी जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है वो लिख लेते हैं। तो टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने कराया नहीं, डाउट लिया था बस इवेंट का, कुछ नया टॉपिक ही नहीं कराया। आई थी 10-15 मिनट डाउट हुआ, चली गई थी, मैंने भेज दिया था, कोई टॉपिक नहीं कराया। अगर आर एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन या फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, और उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? तो अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो अ बॉडी, टेंजेंट पे वेलोसिटी होता है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फोर्स जो लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर। एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, बोलो क्यों? F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम। मास तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इस फॉर्मूले से हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है अ बॉडी, डेफिनेशन की बात करें, अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर की कोई डेफिनेशन लिखने को आ जाएगा तो मैं वर्डिंग उसका दे रहा हूँ, बस वही है जो ए लग रहा है, इसको ऐसे दिखाना तो दिखा दो। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अ बॉडी अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is acted upon by an acceleration। तुम्हारा अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगा, तुम तो आए दिन छुट्टी मारती हो, बहुत छुट्टी मारती हो तुम। अभी
कुछ दिन 2 दिन पहले नहीं गई थी, पूजा थी, तब ठीक। A body undergo uniform circular motion is acted upon by an acceleration which हमारे टाइम पे नहीं होता था ना अटेंडेंस का झंझट, तो हम जाते ही 2 दिन थे। is directed along the radius towards the center of circular path of, ये definition हो गया of circular path। अभी तक जितनी चीजें आपने पढ़ा ना, ये सब कुछ पढ़ा किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर आर। ये 2 फॉर्मूला है ए सी का। ए सी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वी वेलोसिटी, आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी तक जितना चीज पढ़ा, वी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। अभी तक जितनी चीजें पढ़े सब में यूनिफॉर्म था। ऐसा हो सकता है जैसे पंखा चल रहा है तो यूनिफॉर्म है, लेकिन कोई यहाँ पे बच्चा बैठा कभी 3, कभी 2, कभी 3, कभी 2 कर रहा है, कभी धीरे कभी है सर्कुलर मोशन, बट इसकी स्पीड बढ़ और घट रही है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा? अभी तक जितना हमने पढ़ा, इधर से जो टॉपिक शुरू हुआ था, यहाँ से स्टार्टिंग टॉपिक, यहाँ से ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट आएंगे। तो टॉपिक है सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। देखो दोनों का एरो सेम है। इस तरफ पार्टिकल जा रही है वी वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है ए एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। बट चूंकि वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन के आपके 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा टेंजेंट कंपोनेंट, एक होगा आपका टेंजेंट कंपोनेंट, और एक होगा आपका रेडियल कंपोनेंट। क्या होगा? एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट बनेंगे, किसी पॉइंट पर बनाएंगे। एक बनेगा आपका टेंजेंट कंपोनेंट और एक बनेगा आपका रेडियल कंपोनेंट। AT आपका है टेंजेंट कंपोनेंट, AT आपका है टेंजेंट कंपोनेंट, और इसका फॉर्मूला है dv/dt। ये मिलेगा आपको लीनियर एक्सेलरेशन से। किससे? लीनियर मतलब लीनियर वेलोसिटी से, dv/dt। कैसे पता चला? गुड क्वेश्चन। अब सोचना पड़ेगा इसको कैसे पता चला। पहली बात तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और dv/dt देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv/dt नहीं करेंगे। जब हम एरियल की बात करेंगे तो एरियल आपका होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है? क्योंकि टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। क्या लग रहा है? तो वो होगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, या ओमेगा वाला। मोस्टली यहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो एंगुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सभी लीनियर लगेगा। तो जो नेट ए आएगा आपके पास वो आएगा आपका AT स्क्वायर प्लस लीनियर लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से ये जाके चैप्टर खत्म होता है। जो कि ये लास्ट टॉपिक टीचर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ा नहीं जाता है क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन बनता है। कहीं पे भी आगे कभी पढ़ोगे तो गिल्ट होगा कि ये टॉपिक तो हमसे रह गया। तो छोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए। हो सकता है कभी कंपटीशन की तैयारी करो या CUT की तैयारी करो, कहीं भी करो, सबसे छोटा एग्जाम तो वही है। अगर आ गया
तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब CUT एक ऐसा एग्जाम है जो सब लोग देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? ओके, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है आपको जितना आ रहा है। मेनली क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। क्या करना है? तो क्वेश्चंस कराता हूँ मैं उसके आज। उसकी तबीयत भी ख़राब है, आँख में इन्फेक्शन हुआ है। कल नहीं गई थी इसीलिए, कल नहीं गई थी, उसकी इन्फेक्शन हो गया था आँख में। अभी फिर छुट्टी हो गई उसकी ना। कहाँ गया? केमिस्ट्री गंदी है? केमिस्ट्री तुम लोग की फेवरेट सब्जेक्ट है। कभी केमिस्ट्री गंदी बोलते, कभी फिजिक्स गंदी। तुम लोग बच्चे चाहते क्या हो? कहाँ गया पुली? लॉ ऑफ मोशन है ना, फोर्स। केमिस्ट्री में आए, अरे फिजिक्स में सलमान में एक बच्ची पढ़ती है होम ट्यूशन में, मन रिद्धिया नाम है उसका। उसने कल फ़ोन किया, मैंने कहा बल लग रहा है कुछ दिक्कत हो गई। मैं अब क्लास नहीं ले रहा हूँ ना, अब 28 से नहीं ले रहा हूँ क्लास उसकी, तो एक हफ्ते ज़्यादा हो गया क्लास ही नहीं ले रहा हूँ मैं। मैंने कहा क्या हो गया, लग रहा है टाइम ही नहीं मिला मेरे को। तो फिर फ़ोन किया, कह रही सर मेरे 36.5 आए हैं आउट ऑफ 40। हमने कहा इसके लिए फ़ोन किया तुमने? इंसान डर जाता कि क्या हो गया। कह रहे सर, कह रहे कि भाई 3.5 मार्क्स कट गए मेरे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो पुली वाले में एक तो हमने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता था? A/G, ऊपर होता था प्रोडक्ट ऑफ मास, नीचे होता था सम ऑफ मास, याद आ रहा? तो M2 माइनस M1, M2 माइनस, बेटा उस दिन जो विकास सर के फ्लोर पे पुली पढ़ा रहा था, ठीक है। और टेंजेंट होता है आपका, ये भी G के बराबर होता है। ऊपर प्रोडक्ट ऑफ मास आता था, याद करने का तरीका बताया था, और नीचे सम ऑफ मास। इसका डेरिवेशन भी कराया इन दोनों का। कैसे होता था? कंडीशन ये है कि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस पुली है। क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लगा। अगर फ्रिक्शन लग जाएगा तो फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, और फिर इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। और ये सेम थ्रेड है जो ऐसे गई है, ऐसे। कुछ ऐसे है, और यहाँ पर आपका मास M1 और ये मास M2। क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम लगेगा। अब ये नीचे की तरफ अगर ये जा रही है तो इसकी वजह से टेंशन लगेगा T इसमें, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी तरफ टेंशन लगेगा एक T इस तरह से, ठीक है। जो तो डिपेंड करेगा कौन सा पुली, कौन सा मास जो है वो भारी है और कौन सा हल्का है, ठीक है। एक चीज़ गड़बड़ होगी, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम लगता है। अगर यहाँ बनाएंगे तो नीचे की तरफ बनाएंगे। टेंशन जब भी बनाएंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम बनाएंगे, जिस पॉइंट पे बना रहे हैं तो यहाँ से दूर जाएगा टेंशन, कभी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा। ये बात ध्यान देना। मास लगेगा इसका M2G, इसका लगेगा M1G, उसके लिए ये टेंशन होगा। अब सेम ही T क्यों बनाया, T1 T2 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि थ्रेड क्या है, एक है। अगर गलती से यहाँ पे एक और ब्लॉक आ जाता M3, अब T1 T2 लेना पड़ता। जैसे ही बॉक्स चेंज होगा उस केस में T1 T2 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, एक थ्रेड यहाँ पे आ जाएगा और एक थ्रेड ये वाला होगा, दो थ्रेड हो गया। तो ये T है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, बट यहाँ पर टेंशन T1 होगा। क्या होगा? T1। यहाँ पर टेंशन T1 होगा, ऐसे जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं।
चलो जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, स्टूडियो बुला लो, स्टूडियो। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपको। फ्री बॉडी डायग्राम ये है कि फॉर्मूले कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, वो बेसिक से फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को यूज़ कर करके करना होता है। तो देखो कुछ ऐसे है क्वेश्चन। आधा टाइम तो डायग्राम बनाने में जाएगा, इसलिए आपको स्पीड भी चेक करनी है। इतनी मेहनत से सीखना है कि आपको डायग्राम जो है जल्दी जल्दी बन जाए। ये M1G है, ये M2G है। पहली बात तो एरो दिया नहीं जाएगा, एरो तो हमने बनाया है, ठीक है। और ये कुछ एक्सेलरेशन ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है का मतलब है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1 दे दो। तुमने मेरी बुक देखी? बुक तुम बुक नहीं देखे तुम्हारे प्रमोशन, ठीक है। स्टेटमेंट है 2 मास 7 kg एंड 12 kg। तो ये वाले हल्का है तो ये 7 kg का है और ये 12 kg का है, ठीक। 12 की भी है, 12 की भी देखोगे। मैं फिजिक्स पढ़ाता ना वहाँ, क्योंकि एक ही वॉल्यूम है तो पी वाई बी की। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। दो चीज निकालना है, ये स्टेट इतना ही दिया जाएगा आपको, आपको दो चीज निकालना है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और एक टेंशन। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है पुली का, सॉल्व करो। करा चुका हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन, हाँ तुमने याद नहीं, तुमने नोट नहीं किया, मैं करा चुका हूँ। जब मैं आईपैड से कनेक्ट करके विकास सर के टीवी से रिकॉर्ड कर, मेरे इसमें मेरे आईपैड में भी है, दिखाऊं सबूत ऊपर, सब आईपैड में भी है, दिखाता हूँ। PDF इसी में ही पड़ा हुआ है। ये सब तो याद है। ये कराया हुआ है, मैं PDF डाल देता हूँ ग्रुप पे। अरे मैं तो खुद से ट्राई करो ना, फिर तो आएगा नहीं पेपर में ना, प्रॉब्लम ये है। सब ऊपर चली गई, ये तो मैं ऊपर से ले आया हूँ, यहाँ पे कोई चेयर नहीं। सितंबर में, सितंबर 5 सितंबर को आएगी, हाँ 1 महीने तक तो। अभी नहीं जाएगी ग्रुप में, नेट नहीं चल रहा है, आप खुद से ट्राई करना है। ट्राई तो करो, मैं डायरेक्शन सुन के रहा हूँ। अभी लिखा था उधर पहले एक्सेलरेशन में क्या लिखना है, A इज इक्वल टू G, पहले M2 माइनस M1, मतलब बड़े में से छोटा वाला मास माइनस करना, ठीक है, ताकि निगेटिव ना आए। और टेंशन क्या होगा, वही 2 M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू G। फॉर्मूले में पुट करना है, M1 M2 है आपके पास, G भी है। नहीं बेटा, सॉल्व करके करो, पेन चलाओ, पेन। टेन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सात बजे वाली क्लास में फ्रिक्शन कराऊंगा आज, इसके आगे, क्योंकि भैया फिर उनके भी मिड टर्म है, बाल भारती वालों का 2 चैप्टर अभी कराना, और उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है। धीरे धीरे मैं 10th की भी बनवा दूंगा, 9th की भी बनवा दूंगा अब किताबें।
अभी तो ये मेरे फंड से नहीं बना, इसलिए मेरा नंबर नहीं है इसमें। जिस दिन मेरे फंड से बनेगा, मेरे पैसे से, इसमें मेरा नंबर। हाँ, फोटो मेरी है। मेरे को पैसे नहीं देने पड़े ना, इसलिए मैंने नंबर संस्था की है। अच्छी बात है, अपना पब्लिक प्राइवेट नंबर ऐसे जुड़ डाल दो दोनों को दीजिए। 2.5 acceleration 2.5 आ रही है। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 2.5। सही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और टेंशन मत लिख, रुक जा। एक क्वेश्चन तो पुलिस से आएगा ना, आप लोग स्कूल में तो बोला ही है। एक पुलिस से आएगा, एक ब्लॉक से भी आएगा। कब से मिड टर्म है? 16 अगस्त से। अच्छा, कितने चैप्टर आ रहे हैं मैथ्स में? और फर्स्ट पूरी बुक। हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, और एप्लीकेशन ऑफ वो आ रहा है। इस सैटरडे संडे में डिफरेंशिएशन का वो कराएंगे हम रिवीजन। ठीक है, 16 से आ रहा, बड़ा जल्दी हो रहा है तुम लोग का। 16 अगस्त से। ये मिड टर्म है, यूटी है? जल्दी है लोगों को, बहुत जल्दी है। सितंबर से है सबका। 10th और 12th की जल्दी हो जाना, 14 से। चलें सर, और उनको प्रीबोर्ड कराना ना स्कूल वालों को नवंबर में ही, इसलिए। हमारे 2 प्रीबोर्ड होते हैं। हुआ जी? 8 पॉइंट कुछ है क्या? 8 पॉइंट। हाँ, 8 पॉइंट समथिंग। आंसर पता नहीं, 86 पॉइंट पता नहीं मेरा। इंटू 10, ये आंसर आ जाएगा। न्यूटन में आता है टेंशन, ठीक है, क्योंकि वो भी फोर्स ही होता है बस। अब मास की पड़ी है आरडी शर्मा वगैरह। एक आरडी शर्मा दिख तो रही है, अब किस क्लास की है ये देख। और भी 2 दिख रही है। ओए 11th, कुछ ज़्यादा किताब हो गई यहाँ पे। 12th की वॉल्यूम 1 उठाना, ग्रीन वाली उधर नीचे ही रख दो, वहाँ पे है ना। ये 11th की है, एक है। तो हमारे में से भी मूवी देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। जो डायरेक्शन बनते हैं पुली में, उनको ध्यान से देखना। जो भी डायरेक्शन बनते हैं उससे मोशन पता चलता है। कुछ ऐसा सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉल है P और एक बॉक्स है B। कह रहा है ब्लॉक ऑफ B मास 5 kg। ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg। इज अटैच टू वन एंड ऑफ लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, हल्के रस्सी से। अ पार्टिकल P ऑफ मास 4 kg is attached to another of string. A string is passes over a smooth pulley. A system is in equilibrium with the string, जो भी रस्सी है ये, be at rest has shown in diagram. अभी रेस्ट पे है। अभी रेस्ट पे है, थोड़ी करेगा। अभी पूरा रेस्ट पे है। एक बात बताओ, अगर मैं रस्सी से बांध के किसी चीज़ के, एक थ्रेड है और पार्टिकल को मैंने बांध दिया, रेस्ट पे है, रस्सी लानी पड़ेगी क्या? तो क्या उस रस्सी पे फोर्स नहीं लगेगा? सर रेस्ट पे है, कैसे लग जाएगा? ये एक रस्सी है, इस पे मैंने एक वेट रख दिया 2 किलो का, तो क्या इस 2 किलो के वेट की वजह से इस रस्सी पे टेंशन जनरेट नहीं होगा? डिपेंड करता
वो नीचे रखिए तो भी ये सीधी है, सिकुड़ी हुई नहीं है ना, How would you नीचे रखिए तो कैसे रस्सी सीधी है। अगले दिन ले आना कुछ जब रस्सी, खुद खड़ी हो जाएगी वो? कैसे बताऊं, इतना बेसिक चीज़ नहीं विजुलाइज कर रही हो तुम। देखो अगर मैं ईंट को नीचे रख देता हूँ, घर पे जाना ईंट ले आना, ठीक है, उस ईंट पे एक रस्सी बांध देना और ईंट को नीचे रख देना। कंडीशन ये है कि रस्सी सीधी होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, मतलब तुमको उसको, होगा फिर तो ये सीधी है, लूज नहीं है। तो कह रहा है स्टेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्ट ऑन बी बाई ग्राउंड। स्टेटमेंट डायग्राम समझ गए ना, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सब नहीं लिख सकते हैं, तो डायग्राम मैंने सरल भाषा में समझा दिया। तो जो चीज़ पूछा है वो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन है, इसका पार्ट बनेगा स्टेट द टेंशन in the string and find the force exerted on B by the ground। ये ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी ना ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करो। प्रमिस सेंट माइकल में है ना, सीधा टी लगा देंगे। बता दो आंसर बताओ। क्या यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा जो तुम सोच रही हो, फिर क्या लगेगा? यहाँ पे FBD बनानी पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ कैसे पता चलेगा, वो बनाना पड़ेगा। यही तो सीखना है ना। मास किसका ज़्यादा है? B का, यानी कि जो अगर ये मोशन हो तो किसके डायरेक्शन में होगा? B के डायरेक्शन में। अच्छा जी, अगर हम पार्टिकल P का FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम P, तो टेंशन इसका T लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक इसका जो मास होगा वो लगेगा mg, ये लगेगा ना, mg नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा जी, तो यहाँ अगर ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कि इक्विलिब्रियम में है बॉडी, ऐसे रखी हुई है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इसका है 4 और g लेते हैं 10, तो टेंशन कितना आ गया? यही आंसर है। अब अगर हम बात करें B का FBD बनाओ, तो mg इसका ऊपर होगा। mg कभी भी ऊपर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, हमेशा पृथ्वी की तरफ लगता है। तो B बॉडी का mg कहाँ लगेगा? नीचे mg, और टेंशन एक लगेगा ऊपर। ऊपर एरो बना हुआ है बेटा, पहले से बना है, और मैंने अभी बोला है कि हर पार्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट होगा टेंशन उससे दूर जाएगा, उसके पास नहीं आएगा, वो रस्सी पे लगता है और वो अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, ये नोट कर लो। इसको दूसरा ये भी बताते हैं लोग, तरीका बताते हैं कि इस पर आके तुम बैठ जाओ, इमेजिन करो तुम यहाँ बैठ गए, इमेजिन यू आर हियर, ठीक है, और छाता खोलो, छाता किधर खुलता है? ऊपर की तरफ, तो जिधर छाता खुल रहा है उधर टेंशन है, तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। लेकिन इस B पे एक और भी तो लग रहा था चीज़ जो दिख नहीं रहा था, मैं नॉर्मल, क्योंकि रखा हुआ है ग्राउंड पे, क्या लग रहा है? नॉर्मल, वो भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स या ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन वाले आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ऐड क्या क्या हो गया? n प्लस टी आपस में ऐड हो गया, और mg इधर आ गया, बोलो है ना। तो n इज इक्वल टू हो गया आपका mg माइनस टी, ये n निकालना था, t निकाल चुके टेंशन, दोनों टेंशन सेम क्यों होगा? क्योंकि रस्सी एक ही है, सेम थ्रेड है। तो m इसका कितना है सर? 5, g ले लेते हैं 10, और ये कितना था? 40, तो 50 माइनस 40, तो n कितना आ गया? 10 न्यूटन। अभी जितना सवाल कर रहे हो ना, ये 0 लेवल है, इसके लेवल बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चंस के, एक से क्वेश्चन। स्कूल वाले ने कुछ पढ़ाया है नहीं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इधर माइनस नहीं आएगा cos के साथ। हम लेते किसके लिए साइन? जिसके लिए चेंज कर रहे हैं ना। अरे तो पहले cos को तो हटाना पड़ेगा, हाँ। सिर्फ पाई के टर्म्स में चाहिए। हाँ हाँ ये मेरी एक वैल्यू चाहिए। हाँ, अब इसके अंदर cos माइनस पाई बाय 2 नहीं आएगा पहले? ये तो नहीं यार पता। ऑल स्कूल गो टू कॉलेज का होता है ना सिर्फ, है
अभी ऑल स्कूल गो टू कॉलेज है ना, अभी तुम हो पाई प्लस समथिंग पे ना, हाँ, तो 0 to 90, 92 में 80, थर्ड पे आ गए, थर्ड क्वार्टर। तो हाँ उसमें tan होता है पॉजिटिव। हाँ, टेन होता है और कॉट होता है, नहीं सिर्फ हाँ tan टेन का और रेसिप्रोकल होगा। हाँ तो माइनस साइन आएगा ना, कॉस है ना, वो माइनस साइन लेगा। माइनस साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। टेबल बना लो, बन गया सर, इजी क्वेश्चन था ना ये। पेपर में तो यूनिट 2 में इतना ही आएगी, स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं। अरे तो हम पढ़ा रहे तो पूरा ही पढ़ा है ना। नहीं सर, साइन 90 नहीं आएगा, cos फिर? 90 आएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है, इधर आंसर 0 है। देखो कन्वर्जन एक बार फिर से, लेवल बढ़ाएं। सब धीरे धीरे। हाँ तो एकदम जीरो से शुरू कर रहे थे ना, बस 0 0 लेवल का क्वेश्चन। अब देखना, अब देखो बीच में ना थ्रेड चेंज हो रही है, जैसे बीच में कोई भी ब्रेक आ जाएगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा। तो मान यहाँ पे दिया टेंशन T1, ये जो T2 है वो M1 के लिए है, इसलिए अवे फ्रॉम है, और ये जो T2 है ये M2 के लिए है, तो M2 से अवे फ्रॉम है। सेम लगे क्योंकि ये थ्रेड तो सेम है ना, बीच में सेम है थ्रेड ना। T3 T3 ठीक है, ये तो आपका डायग्राम बन गया। और क्या क्या बातें गिवन है? गिवन है कि M1 जो है वो 2 kg है, M2 जो है वो 3 kg है, M3 जो है वो 5 kg है। फिर स्टेटमेंट है कैलकुलेट द टेंशन T1 T2 T3, कैलकुलेट द क्वेश्चन कहाँ चला गया, टेंशन व्हेन होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड। केस नंबर 1, केस 1 व्हेन होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड। केस नंबर 2, ये ए पार्ट है, बी पार्ट केस नंबर 2 व्हेन होल सिस्टम मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। और दोनों में एक्सेलरेशन जो है नहीं डाउनवर्ड वाला नहीं है, स्टेशनरी वाला है, सॉरी। बी केस में कह रहा है रुका हुआ है, एट रेस्ट है, एट। अब बोल दो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है ये, सोचो और करो, इसको सॉल्व करो। इसमें है क्वेश्चन ऐसा ही, 42 एग्जाम्पल नंबर, ये रहा, सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये प्रदीप वाली बुक में, और एसएलओरा में एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, नो चेंज। वो T1 की डेरिवेशन बता दो कि लास्ट में अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से नहीं जाते हम सेकंड इक्वेशन से जाते हैं। थोड़ा विजुलाइज करना, हाँ। मेरी बात समझो। ये 3 ब्लॉक ना होके 3 लोग हैं और एक रस्सी से लटके हुए हैं, सबने दूसरे का पैर पकड़ा हुआ है, 3 बंदर है ना। तो जो पहला वाला व्यक्ति होगा इसको विजुलाइज, देखो फिजिक्स का विजुअल, ये रहा बंदा, इसका एक और पैर पकड़ा एक बंदे ने, फिर इसका भी पैर पकड़ा एक बंदे ने। तो जो सबसे फर्स्ट पर्सन है उसको सबसे ज़्यादा वेट महसूस होगा, एक तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, कई मूवी सीन में दिखाया गया ना। तो जो M1 ब्लॉक, कई लोग मूवी छत पर गिर जाते, पहले एक गिरता है फिर दूसरा गिरता है, वो उसका पैर पकड़ता है, वो उसका पैर पकड़ता है, वो उसका पैर पकड़ता है, तुमने देखा ही नहीं है।
तो ये जो बंदा है ना पहला पर्सन, पर्सन 1 पे इसका भी मास लगेगा और इसका भी मास लगेगा, खुद का मास तो चलो है ये बेचारा। तो जो ब्लॉक 1 है ना उसका जब आप FBD बनाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, जो कि किसके बराबर होगा, टेंशन T1 के। सिमिलरली T2, सिमिलरली T3, और तीन इक्वेशन बनाओ। T2 का बनेगा M2 plus M3 into G। पूछ रही हो ना? हाँ पूछ रही हो। हाँ, जब आप ब्लॉक M2 पे जाओगे सबका FBD बनाना पड़ेगा, तो इसका मास एक तो लगेगा खुद का और एक M3 का इंटू G, जो कि बराबर होगा किसके, T2 के। जब आप M3 पे जाओगे तो वो केवल क्या लगेगा, M3G और लगेगा T3। तीन इक्वेशन बन जाएगा। अब आपके ऊपर है किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे T1 T2 T3 निकल जाए। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में आपको ये भी अज्यूम करना है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि इसमें फोर्स भी लगेगा, कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। यानी देखो सुनो सर, अगर हम ब्लॉक 1 पे जाएं तो नेट फोर्स क्या लगेगा, ऊपर जा रहा है तो T1 बड़ा होगा, तो ये T1 माइनस ये पूरी वैल्यू, सुनो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे सीखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स लग रहा है, इधर F1 और इधर फोर्स लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा ना इसका वो होगा F2 माइनस F1 और F1 माइनस F2। ऐसा क्यों, जब ये ऊपर जाएगा तो ये फोर्स बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये बड़ा होगा इससे तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो जब आप F1 का FBD बनाए M1 का, स्कूल में नहीं कराया ना, देखा, इनको टीचर बनाता कौन है स्कूल में, अरे पता है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो टीचर करीब बड़े 11th से नेक्स्ट ईयर है। एक्सपेरिमेंट टीचर, हाँ। M1 प्लस M2 प्लस M3 G, ये डाउनवर्ड फोर्स है, टेंशन T, अपवर्ड फोर्स है कौन सा, T1, कितना। अब ये पार्टिकल अगर ऊपर मूव कर रहा है, ये ब्लॉक अगर ऊपर मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है T1 इससे तो बड़ा ही है, तो वो हो जाएगा T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। और ये है क्या, डिफरेंस फोर्स है ना, नेट फोर्स है, क्या है, ये जो माइनस किया सर आपने वो क्या है, नेट फोर्स है, क्या है। अब वो किसके बराबर होगा सर, जो मूव करेगा किस पे, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन पे। मान लो इसका मास m है और एक्सेलरेशन a है, तो किसके बराबर होगा, फोर्स के, जो कि होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सारे बनाओ। तीनों निकाल के फिर अरे भैया ये बनाओ तो सॉल्व तो करो, हो जाएगा, फिर कलम चलाओ, फिर कुछ ना कुछ कटेगा पिटेगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना इसका, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। बहुत 3 बजे मैं छोड़ दूंगा आपको, कोई लेने आएगा, आप खुद जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को जाना है 3 बजे पहुंचना है वेस्ट पटेल नगर। अरे बच्चे के पास ट्रायल देने जाना है, होप से ले जा रहे आजकल मैं हो। होना चाहिए। ट्रायल देने जाता हूँ, फिर कहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये मेरा सेंटर है, प्लीज़ कम टू माई सेंटर, लोग आते बट कोई आता ही नहीं है। 2 लोग को दे चुका अभी तक, दोनों नहीं आए, क्योंकि पढ़ना तो उन्हें होम ट्यूशन है। मतलब क्यों होप से ले जा रहे हो? कॉन्टेक्ट्स बना रहा हूँ ना मैं, अब कहीं से आ रहा किसी का रेफरेंस है तो चले जाना चाहिए ना, आएंगे कभी ना कभी तो आएंगे। अभी तो पढ़ाना रिस्की है, इस वाले मंथ में अगर आप एडमिशन ले रहे हो ना तो आपका नाम खराब हो जाएगा। बोलो कैसे, 2 तरह के बच्चे होंगे, या तो बहुत पढ़े होंगे या बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। तो बहुत पढ़े वाला ट्यूशन नहीं बदलेंगे, पढ़ेंगे क्या, वो तो चल रहा है उनका, अच्छा चल रहा है, क्यों बदलेंगे। इस समय वही बदलेगा एक्स्ट्रा है नहीं? जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना। अब 1 महीने के अंदर अगर अब आ रहे कितने चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट बुक पूरी आ रही है मिड टर्म में, तो फर्स्ट बुक पूरी आ रही है इसमें फिजिक्स में भी, तो वो तो हो नहीं पाएगा। पिक्चर में कॉपी काफी गुड़िया, ये माइक बंद करना पड़ेगा।
इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूटी में आ भी जाए, तो भरोसा नहीं, क्योंकि स्कूल में टीचर ने कराया ना, तो आने के चांसेस भी ज़्यादा है। रोक दो, काफ़ी रिकॉर्ड